हमारे 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का सेकंड चैप्टर कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, इस चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। एंड मैं ट्राई करूँगा सभी जो इम्पोर्टेंट कुछ फन फैक्ट्स मैं आपको बता पाऊँ या कुछ पोस्टर या इमेजेस कार्टून जो इस चैप्टर के अंदर है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो मैं सब कवर करने का ट्राई करूँगा। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें एक पोस्टर देखने को मिल रहा है जिसमें हमें माओ सेतुंग देखने को मिल रहे हैं जो चाइनीज़ रेवोल्यूशन के करता धरता रहे हैं, और दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है शंघाई आज का एक बड़ा स्काई स्क्रैपर। ऐसा दिख रहा है कि कोई फुली डेवलप्ड नेशन है एंड जो कि चाइना आज की डेट में हो चुका है। अंडर डेवलपिंग का टैग उस पर लगाना बेमानी होगा जिस तरीके से उसने इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई है, और अभी एक सुपर पावर बन के सामने खड़ा है। वो यूएस के बाद कोई दूसरे नंबर पर एक बड़ी स्ट्रेंथ रखता है एक सोल कंट्री होके, देन वो यहाँ पर चाइना ही है। ठीक है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर बात करें तो यूरोपियन यूनियन है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, तो ये दो तरीके का ये सेम एक ये जो रेड यहाँ था सोशलिस्ट रूल इज़ द ब्रोडेस्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे ये जो दिख रहा है पोस्टर दिख रहा है ये एक कम्युनिस्ट रजीम के टाइम का है, माओ के टाइम का। आज भी कम्युनिस्ट रजीम चल रही है चाइना के अंदर, बट 1978 में ओपन डोर पॉलिसी अपनाते हैं वहाँ के लीडर डेंग जियाओपिंग। उसके बाद से जो आज चाइना की ये दूसरी तरफ हमें दिख रही है पिक्चर, ये उसी की देन है। एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन के उभरा है चाइना। ठीक है, तो ये इस पोस्टर के रिलेटेड था। अब मेन टॉपिक पर आते हैं और शुरुआत करते हैं। एंड अभी इस चैप्टर का जो हमारा हमने लास्ट चैप्टर के अंदर बात की थी मल्टीपोलर वर्ल्ड की, तो यहाँ पे वो मल्टीपोलर वर्ल्ड रिप्रेजेंट कर रही है ये सब ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कंट्रीज, एंड इनके बीच में इंडिया कहाँ खड़ा है उसकी बात हो रही है, इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं वो सब हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं यूरोपियन यूनियन से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर पूरा यूरोपियन जो हम बोल सकते हैं कॉलोनियल पावर्स हुआ करते थे, यूके, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, स्पेन, इन सब की कमर टूट गई थी एक तरीके से फाइनेंशियली। तो उसको रिस्टैब्लिश करने के लिए, उस इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को वापस लाने के लिए यूएस मार्शल प्लान बनाता है वेस्टर्न यूरोप के लिए। ठीक है, तो वहाँ से शुरू होता है हमारा यूरोपियन यूनियन का सफ़र। मार्शल प्लान आता है एंड उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, OEEC। ठीक है, 1948 के अंदर, जिसका काम था कि जो वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं उनको एड करना, फाइनेंशियली सपोर्ट करना, जिससे उनके बीच जो यूरोपियन स्टेट्स थी वेस्टर्न यूरोप की एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, एंड जो ट्रेड है एंड जो इकोनॉमिक्स इश्यूज़ हैं, ट्रेड रिलेटेड इशू है, उनको रिजॉल्व करना एंड वापस से स्ट्रेंथन करना वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमी को। ओके, तो ये देखने को मिलता है हमें। यूरोपियन काउंसिल बनाई जाती है 1949 के अंदर, जिसका मेन गोल ये था कि एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना वहाँ पर, कि कोई भी ऐसी पॉलिसीज़ ना बने जिससे एक तरह कलेक्टिव यूरोप को, वेस्टर्न यूरोप को स्पेशली नुकसान हो, जिससे ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जो एक दूसरे को एग्जिस्ट करें, एक दूसरे की डेवलपमेंट को सपोर्ट करें। ये सब हमें देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पर एंड आपको यहाँ पर एक फ्लैग दिख रहा होगा, ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है जिसके अंदर गोल्डन 12 स्टार्स है, जो नंबर 12 है वो सिंबल करता है परफेक्शन को। ठीक है, वो यहाँ पे परफेक्शन को शो करता है, साथ ही शो करता है कंप्लीटनेस को, फुलनेस की बात करता है। एंड जो गोल्डन कलर है वो रिप्रेजेंट करता है, गोल्ड स्टार्स रिप्रेजेंट करते हैं एक ब्राइट फ्यूचर को यूरोप के। ओके, तो ये जो है यूरोपियन यूनियन का ऑफिशियल फ्लैग है, द यूरोपियन यूनियन फ्लैग। आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अब टाइमलाइन समझते हैं थोड़ा कि किस तरीके से घटना हुई और किस तरीके से यूरोपियन यूनियन हमें बना, एग्जिस्टेंस में आया। तो एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ रोम, जिसके अंदर 6 देश शामिल होते हैं, आपका फ्रांस, वेस्टर्न जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, ये सब मिलके ट्रीटी ऑफ रोम साइन करते हैं, जिसकी वजह से हमें यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी देखने को मिलती है। ये सामने आती है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। एंड 1992 के अंदर फाइनली यूरोपियन यूनियन बन जाता है। अभी एक तरीके से अब ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच जो 1992 के अंदर हुई थी, 7 फरवरी 1992 को हुई थी, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन सामने आता है। एंड प्रेजेंट डे टोटल 27 मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के। ओके, अभी हम डिटेल में इनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, कुछ मेजर प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं इसके अंदर, उसकी बात करेंगे। अभी एक टाइमलाइन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, अभी एक चार्ट है जिसमें बताया गया है नए ओल्डर मेंबर्स कौन से हैं, नए मेंबर कौन से हैं। जैसा पता है कि कोल्ड वॉर के बाद जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी वो भी ज्वाइन करती है यूरोपियन यूनियन को, तो वो सब है नए मेंबर्स। तो ये टाइमलाइन है
इसमें 6 वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, ये सब साइन करते हैं एक ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसमें बनता है ECSC, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, जो बाद में ट्रीटी ऑफ रोम के बाद यहाँ पर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनता है, एंड द यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, EU यहाँ पर EUR एटम, ये बन के आता है, ठीक है, ट्रीटी ऑफ रोम के बाद। 1973 के अंदर डेनमार्क, आयरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम ये ज्वाइन करते हैं EEC को। एंड जो फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये आपको याद रखना है, ये दोनों ट्रीटीज को याद रखने, स्पेशली जो ट्रीटी ऑफ रोम है इसको याद रखना है, एंड इसको ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना है। फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए 1979 के अंदर, ओके। एंड द शेंगन एग्रीमेंट होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1985 के अंदर जून में होता है ये। यहाँ पे बात की जाती है कि जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं उनका जो बॉर्डर्स है वो ओपन कर दिया जाए, एक तरीके से वहाँ पे उन कंट्रीज़ के बीच में फ्री ट्रेड हो, फ्री फ्लो हो, लोगों का फ्री फ्लो हो, कैपिटल का फ्री फ्लो हो, उसके लिए, ठीक है। एंड ये स्पेन एंड पोर्चुगल ज्वाइन करते हैं 1986 के अंदर। ये जर्मनी का यूनिफिकेशन कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, 1990 के अंदर। एंड 1992 के अंदर ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच होती है, जिससे फाइनली यूरोपियन यूनियन हमें देखने को मिलता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फिर बाद में जो 1993 जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी थी, EEC थी, उसको रीनेम कर दिया जाता है यूरोपियन कम्युनिटी के नाम से जनवरी 1993 के अंदर। ये EU किसने कब ज्वाइन करा, ये सब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ऐसा पूछा नहीं जाएगा, बट जो मेजर ट्रीटीज़ हैं, जो लैंडमार्क डिसीजन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, उन सबको ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। और फिर हम बात करते हैं 10 मई 2004 के अंदर नए 10 मेंबर, साइप्रस, द चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया, ये ज्वाइन करते हैं EU को। यानी खास बात क्या कि ये सब ईस्टर्न यूरोप का पार्ट था, पहले USSR के पार्ट हुआ करते थे ज़्यादातर कंट्री, ओके। एंड द ट्रीटी ऑफ लिस्बन होती है 2009 के अंदर दिसंबर में, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पोर्चुगल के अंदर लिस्बन है, एंड वहाँ पर ये ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ लिस्बन, जिसको हम जानते हैं रिफॉर्म ट्रीटी के नाम से भी। ये साइन की जाती है 2007 में, और ये फोर्स में आती है 2009 के अंदर, लागू हो जाती है, ठीक है। 2007 में इसको साइन किया जाता है। इसका काम क्या था कि एक तरीके का जो EU का जो फंक्शन था उसको एक तरीके से रिफॉर्म करना, उसमें कुछ चेंजेस करना, ठीक है। एंड 2012 के अंदर EU को नोबेल पीस प्राइज मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है MCQ के तौर पे, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एंड 2013 में क्रोएशिया 28th मेंबर बनता है यूरोपियन यूनियन का। एंड आपने बोला यार यूरोपियन यूनियन में तो 27 मेंबर बताए, और यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा है 2013 में क्रोएशिया 28वां राज्य बनता है, 28वां देश बनता है ज्वाइन करने वाला। यहाँ पे ब्रेक्जिट भी देखने को मिलता है हमें बाद में, ठीक है, जो कि ब्रिटेन UK मेंबर हुआ करता था यूरोपियन यूनियन का। 2016 में रेफरेंडम होता है वहाँ पे, थ्रेटा मार्गरेट थेचर जो थी ब्रिटेन की PM थी, वो अलग रखती है EU की मार्गरेट से UK को, कहती है कि नुकसान हमें ज़्यादा हो रहा है, EU में रहने का कोई फ़ायदा हमें ज़्यादा मिल नहीं रहा है। फिर बाद में ब्रेक्जिट होता है, 51.9% जो वोट है रेफरेंडम के बाद फेवर में जाते हैं ब्रेक्जिट के। एंड फाइनली 31 जनवरी 2020 को जो UK है, ब्रिटेन है, वो EU को छोड़ देता है, ओके। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं कुछ बताना चाहूँगा। यूरोपियन यूनियन 2015-16 का जो फाइनेंशियल ईयर था, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर उसमें यूरोपियन यूनियन था, EU था। हमने ओवरऑल ट्रेड का 12.5% EU के साथ ट्रेड किया उस साल, ओके। एंड सेकंड पे चाइना रहा 10%, एंड थर्ड पे USA, एंड फोर्थ पे आसियान, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। एक बार आप प्लीज़ क्रॉस वेरीफाई कर लेना इन फैक्ट्स को, हो सकता है मुझसे कुछ गलती भी हुई हो, ठीक है, एरर की गुंजाइश रह जाती है हमेशा। तो ब्रेक्जिट तक अभी हमने समझ लिया है, ये पूरा एक टाइम लाइन थी, आप लोगों को समझ में आई होगी, आई होप। एंड अभी कुछ बात करता हूँ। अभी 2016 के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, सबसे बड़ी इकोनॉमी थी यूरोपियन यूनियन, ठीक है। एंड जो ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट जो है, विश्व व्यापार की बात हम वहाँ पे करें, ग्लोबल ट्रेड की बात करें, USA से 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी है यूरोपियन यूनियन की 2016 के अंदर, ठीक है। एंड हम बात करें मिलिट्री पावर की बात वहाँ पर करें, तो जो USA है, USA के बाद यूरोपियन यूनियन के पास सेकंड पावरफुल आर्मी है यूरोपियन यूनियन के पास, कलेक्टिव यूरोपियन यूनियन के बाद, ओके। और जो EU के परमानेंट मेंबर हैं उनमें से जो फ्रांस है, वो जो EU के मेंबर्स हैं उनमें से जो फ्रांस है वो परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का UN के अंदर। पहले 2 थे,
अब एक है यूके के जाने के बाद। पहले 2 न्यूक्लियर पावर हुआ करते थे यूरोपियन यूनियन में, फ्रांस एंड यूके, एंड अभी सिर्फ फ्रांस है यूरोपियन यूनियन के अंदर क्योंकि ब्रेग्जिट हो चुका है। ओके, इतना क्लियर है आप लोगों को। और अब हम बात करते हैं, एंड हाँ, यूएसए के बाद जो सेकंड बजट की बात करें, सिक्योरिटी बजट, वो यूरोपियन यूनियन का ही है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। एंड यहाँ पर एक जो शिप है, एक क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिल सकता है कि जो यूरोपियन यूनियन है उसका अपना एक नेशनल एंथम है एक तरीके का, ठीक है, एक फ्लैग है, एक उनकी करेंसी है यूरो, जिसका जिक्र देखने को मिलता है यहाँ पर। जो यूरो है उसको जनवरी 2002 के अंदर 12 यूरोपियन कंट्रीज थी वो एक्सेप्ट करते हैं अपने यहाँ पर, ठीक है। एंड आपका जो वहाँ पर एक नेशनल एंथम है, एक पार्लियामेंट भी है, ठीक है, 1979 में, जिसमें यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शंस हुए, इस जिक्र है इसका यहाँ पर। एंड एक एस्टैब्लिशमेंट का डे है, एक स्थापना दिवस है इन लोगों का, एक झंडा है, एक फ्लैग है अपना खुद का। जो एक चीज़ नहीं है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे दिखाया जा रहा है 2003 में, ये कार्टून आपको देखने में एक बहुत बड़ा जहाज है। अब जैसा टाइटैनिक का पता है कि वो एक आइसबर्ग से टकराया था और डूब गया था, तो ये आइसबर्ग्स हैं, ये काफ़ी सारी मुश्किलें हैं, ठीक है, एक यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए जाने में। यानी एक यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये जहाज, बड़ा सा जहाज, तो ये किसी ना किसी एक आइसबर्ग से टकरा के डूब गया, तो आज तक कभी बन नहीं पाया है। ये दिखा रहा है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो गया, बनाने की कोशिश की थी, इनिशिएटिव लिया गया था, ड्राफ्ट किया गया था, बट वो फेल हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ये वाला कार्टून। अब हम बात करते हैं आसियान के बारे में, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, मैप ऑफ ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है। ये इसके अंदर मंगोलिया, चाइना भी दिखाया गया है, बट मेजर हमारा फोकस इन सब कंट्रीज़ पे रहेगा जो इस लाइन में आपको देखने को मिल रही है। ओके, इसके अंदर है हमारा म्यांमार है, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ये सब कंट्रीज़, ठीक है। 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन देखने को मिलती है हमें, बैंकॉक डिक्लेरेशन होती है 1967 के अंदर, जहाँ पर जो 5 कंट्रीज़ थी वो वहाँ पे सिग्नेचर करते हैं, जिनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ठीक है। एंड फिर बाद में एक ऑब्जेक्टिव है इन सबका कि एक जो पूरा रीजन है उसमें पीस मेंटेन करना, एक तरीके का वहाँ पर इस्टेब्लिश करके रखना, ठीक है, लॉन्जिविटी, एक लंबे मतलब इस्टेब्लिशमेंट रखना वहाँ पर, स्थायित्व लेके आना वहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा शेक ना हो वहाँ पर, एक बैलेंस प्रोवाइड करना, और एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस पूरे रीजन की, ये है इसके ऑब्जेक्टिव। बाद में ब्रुनेई दारुसलाम, जो ब्रुनेई का पूरा नाम है, वहाँ पे अभी हमारे जो पीएम है उसके दौरे पर है ब्रुनेई के। ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया बाद में शामिल होते हैं आसियान के अंदर। एंड इसका जो फ्लैग है ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, इसके अंदर जो पैडी धान की बालियाँ, पैडी बोला जाता है इन्हें, ये 10 धान की बालियाँ दिखाई दे रही है, जो इस रीजन के 10 देश है उनके बीच यूनिटी का सिंबल है, ठीक है। एक काफ़ी फेमस टर्म है आसियान वे, ठीक है। वो वहाँ पर जो आसियान वे है वो क्या डिस्क्राइब करता है, वो ये डिस्क्राइब करता है एक नेशनल, राष्ट्रीय सार्वभौमिकता की बात हो रही है, एक नेशनल यूनिवर्सलिज्म की बात हो रही है कि जो जितने भी नेशंस हैं उनका मतलब एक तरीके रिस्पेक्ट करना, एंड जो अपना आपसी सहयोग की बात हो रही है, कोऑपरेशन की बात हो रही है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, सोशल प्रोग्रेस की बात हो रही है, क्योंकि इस पूरे रीजन का एक कल्चर भी एक जैसा है काफ़ी हद तक, जो बाद में हम 3 पिलर्स देखेंगे उसके अंदर इसकी बात होगी, ठीक है। ये आसियान वे है, आपको समझ में आया थोड़ा सा। 2003 में आसियान जो वहाँ पर है, आसियान सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड कल्चरल कम्युनिटी, ये सब आता है, सोशल कल्चरल कम्युनिटी, ये जो 3 मेन पिलर है आसियान के। ओके, 2003 में इन 3 मेन पिलर्स की बात की गई, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, सोसाइटी आप बोल सकते हैं, इकोनॉमिक कम्युनिटी, सोशल एंड कल्चरल कम्युनिटी, ठीक है। एंड 1994 के अंदर ARF देखने को मिलता है हमें, ठीक है। ARF क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ARF से रिलेटेड। ARF क्या है कि एक तरीके का लोकल मंच है, रीजनल फोरम है, ठीक है, आसियान रीजनल फोरम है, ये इस्टेब्लिश किया गया था 1994 के अंदर। यहाँ पर एक तरीके का एक कॉमन मार्केट की बात की जा रही है आसियान कंट्रीज़ के बीच में, एक साझा बाजार, ओके, जहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस्टेब्लिश करना, एक तरीके का फ्री ट्रेड हो, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, जो हमें यूरोपियन यूनियन से मिलता जुलता, जो हमने बात की यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स के बीच, ऐसा ही आसियान के मेंबर्स के बीच यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड 1999 से यहाँ पर
एनुअली इनकी समिट्स हो रही है, बैठकें हो रही है आसियान की। विजन 2020 का जिक्र मिलता है, जिसके अंदर 2020 के अंदर आसियान के क्या गोल्स होंगे, उनको अचीव किया है नहीं किया, इस सब की बात होगी। अब एक कार्टून आपकी स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको मनमोहन सिंह देखने को मिल रहे हैं। इन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी, हमारी पॉलिसी थी लुक ईस्ट पॉलिसी थी, ठीक है। जो हमारे मेन उस टाइम पे आर्किटेक्ट थे एलपीजी के, ठीक है, उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, एंड इन्हीं के राज में लुक ईस्ट, इनका राज नहीं था, पीवी नरसिम्हा का राज था, एंड उस टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई थी कि ईस्ट की तरफ देखो, ठीक है। एंड फिर बाद में 2014 में हमने ये एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है उसको ऑप्ट किया है, जिसका मतलब ये है कि आसियान के साथ हमें अपने जो रिलेशंस हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है, सिर्फ देखना नहीं है, एक्ट भी करना है, ओके। क्योंकि जो आसियान है वो एक काफ़ी उभरती हुई इमर्जिंग इकोनॉमी है, काफ़ी जल्दी डेवलपमेंट हमें वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एंड साउथ ईस्ट एशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया है उस रीजन में काफ़ी सिग्निफिकेंस है इन कंट्रीज़ का, ओके। एंड चाइना कहीं ना कहीं इनको साधने में लगा हुआ है, एंड जो इंडिया के लिए भी काफ़ी बड़ा थ्रेट हो सकता है, जो हम बाद में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ओके। एक फ्री ट्रेड जोन की बात होती है यहाँ पर, आसियान 2010 में आसियान इंडिया फ्री ट्रेड जोन की बात होती है, इसको लागू किया जाता है। एंड 2018 में 25 जनवरी को न्यू दिल्ली के अंदर इंडिया और आसियान जो पार्टनरशिप है उसकी सिल्वर जुबली मनाई जाती है, और एक पोस्ट स्टैम्प भी जारी किया जाता है, एक डाक टिकट जारी किया जाता है, जो अपने स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। जैसा हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पोस्टर देखा था, एक तरफ माओ सेतुंग थे, ऊपर कम्युनिस्ट रिजीम उनकी कि बेसिक नीड्स को पूरा करना है, और आज की डेट में एक शंघाई का पोस्टर देखने को मिला, एक चमचमाता स्काई स्क्रैपर्स है पूरा, तो एक कैपिटलिस्ट पावर बन के उभरा है चाइना इस दौरान, ठीक है। चाइनीज़ जो रेवोल्यूशन हुआ 1949 में, ठीक है, और उसके बाद का जो चाइना है 1978 में जो वहाँ पे उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई डेंग जियाओपिंग ने, उसके बाद से जो चाइना ने वहाँ से पीछे मुड़ के नहीं देखा है, ठीक है। एक वर्क फोर्स है पूरी दुनिया के लिए, आप कोई भी चीज़ देख लें मेड इन चाइना आपको देखने को मिलेगी, ज़्यादातर चीज़ें, ठीक है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गैजेट्स जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, एंड आईटी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो एक काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है, एंड जिसको सही टाइम पे ग्रैब किया अपॉर्चुनिटी ने चाइना ने, और आज की डेट में स्किल्ड लेबर एंड चीप लेबर, स्किल्ड एंड चीप लेबर चाइना में मिल रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चाइना के अंदर ग्रो कर रही है, ओके। अब हम बात करते हैं जो चीनी अर्थव्यवस्था है, द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, उसके बारे में, ठीक है। हमें जैसा पता है 1978 के अंदर इन्होंने अपने यहाँ पर चेंजेस की शुरुआत की, ओपन डोर पॉलिसी लेके आए। 1949 में माओ की लीडरशिप में वहाँ पर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होती है, ठीक है, एंड यूएसएसआर का जो मॉडल था कि स्टेट सब कुछ ऑन करेगा, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। एंड माओ के बारे में मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूँ कि भाई माओ बहुत सन की किस्म का इंसान था। माओ को कोई बोलता है कि भाई ये जो चिड़िया है ना दाने चुग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो फसल है ना उतनी अच्छी उग नहीं पाती, क्योंकि चिड़िया ज़्यादातर दाने चुग जाती है। तो माओ भाई ऑर्डर इशू कर देता है कि चिड़िया मार के लेकर आओ, और अपने आसपास का जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ पे जाके उसे दो और पैसे लेके जाओ बदले में। ऐसा लोग करते हैं, काफ़ी बड़े स्केल पे चिड़ियाओं को मारा जाता है वहाँ पर, जिसका नुकसान वहाँ पे बाद में होता है, पूरा एक इकोलॉजी ख़राब कर देते हैं, पूरा सिस्टम ख़राब कर देते हैं उस एरिया का, एंड जिसकी वजह से जो फसल होती है उसको कीड़े मकोड़े खा जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। वो चिड़िया उन कीड़े मकोड़ों को ज़्यादा खा रही थी, ना कि बीजों को, ये बाद में समझ आता है। तो आप माओ की सनक समझ सकते हैं यहाँ से कि माओ कैसा इंसान था, ठीक है। और हम बात करें कि आज की डेट में जो एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, चाइना एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, इंपोर्ट कम कर रहा है, तो उसको जो व्यापार घाटा होता है, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट होता है, वो बहुत कम होता है। एंड बहुत ही कम ऐसे कंट्रीज़ होंगी जिनके साथ चाइना घाटे में हो। मेरे हिसाब से एग्जिस्ट ही नहीं करती कोई ऐसी कंट्री जहाँ चाइना को ट्रेड डेफिसिट हो रहा हो, हर जगह फ़ायदा ही देखने को मिल रहा है चाइना को, ओके। तो अब बात करते हैं 1972 में, 1972 के अंदर जो निक्सन थे प्रेसिडेंट थे यूएसए के, वो चुपचाप दौरा करते हैं चाइना का, और चाइना के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करने की शुरुआत करता है चाइना। एंड आज की डेट में तो इनके रिलेशन काफ़ी बिगड़े हुए हैं यूएसए और चाइना के, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। 1973 के अंदर जो चाइना के पीएम थे चाओ एन लाई, वो वहाँ पर जो एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्री थी, आर्मी थी, टेक्नोलॉजी थी, इन सब में मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत करने का एक प्रपोजल रखते हैं, प्रस्ताव रखते हैं, ठीक है। बड़ो उस टाइम पे माओ थे, तो
तो माओ ने कोई इतना ध्यान नहीं दिया, उनको साइडलाइन कर रखा है, ठीक है बाद में देखेंगे। बट माओ की डेथ होने के बाद 1978 में ओपन डोर पॉलिसी आती है, डेंग जियाओपिंग उसे लेके आते हैं, एंड तब ये सारी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं वो। एंड एक शॉक थेरेपी, जैसे शॉक थेरेपी का मॉडल था, ठीक है, जो ईस्टर्न यूरोप को एक तरीके से जो पोस्ट यूएसएसआर कंट्रीज थी उनमें लादा गया, ठीक है, सजेस्ट करा यूएसए ने वहाँ पर उसको शॉक थेरेपी को, तो इसको खारिज कर दिया यहाँ पर। वो तो बाद की बात है, वहाँ पे बाद में आया जो शॉक थेरेपी का मॉडल, आपको पता है क्या था। तो ऐसा कोई मॉडल नहीं अपनाया चाइना ने, ठीक है। इन्होंने क्या करा, सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है, अपने डेवलपमेंट को प्लान करा एंड उसको एग्जीक्यूट करा। तब इनकी जो, और फिर बाद में जब इनको लगा कि हाँ ठीक है अब हमारा लेवल ठीक हो गया है, हमें कोई ट्रेड डेफिसिट नहीं होगा, हम अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, तो 1978 को इन्होंने अपना जो ओपन डोर पॉलिसी उसको एग्जीक्यूट कर दिया। 1982 के अंदर जो वहाँ पे फार्म लैंड था उसका प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया, ठीक है। अब वो जैसे कम्युनिस्ट रिजीम के अंदर क्या होता था, कलेक्टिव फार्मिंग की बात होती थी स्टालिन के टाइम पे, ठीक है, वो बात हो रही थी। बट यहाँ पे क्या प्राइवेटाइजेशन किया गया फार्म लैंड्स का, एग्रीकल्चर का, एंड जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थी वहाँ पे उनका प्राइवेटाइजेशन किया गया चाइना के अंदर। मतलब एक तरीके गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, पॉलिसी मेकिंग लेवल पे बात हो रही है, वहाँ पर कम्युनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, बट जहाँ पे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात आ रही है वहाँ पे इन्होंने प्राइवेटाइजेशन को ओपन कर दिया वहाँ पे, ठीक है, ओपन डोर पॉलिसी के थ्रू। फिर बाद में 1988, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे प्राइवेटाइज किया गया, और जिसके बीच में जो वहाँ पे बैरियर्स आ रखे थे ट्रेड करने में, उन सबको हटाया गया धीरे धीरे करके, और सेज बनाए गए, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए, जिससे जो कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको घाटा ना हो एंड वो अच्छे से वहाँ पे ट्रेड कर पाएँ एंड अपनी ग्रोथ मेक श्योर करें। एंड 2001 के अंदर चाइना WTO में से शामिल होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड जो इंडिया, दुनिया है, पूरी दुनिया से, नॉट इंडिया, सॉरी मैं इंडिया बाय मिस्टेक बोल गया, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो साइकिल्स है वो चाइना के अंदर यूज़ होती है, बाइसाइकिल चाइना के अंदर यूज़ होती है वर्ल्ड में, ठीक है। बट अभी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही है, एक टाइम पे हुआ करती थी। अभी वहाँ पे बड़े बड़े आप बोल सकते हैं पहाड़ लग गए हैं साइकिलों के, अनयूज्ड बाइसाइकिल्स के, ठीक है। अब इंडो चाइना रिलेशन की बात करें, जाहिर सी बात है हमारा जो रिलेशन है चाइना के साथ वो काफ़ी अच्छा नहीं रहा। 1962 में हमने इंडो चाइना वॉर देखने को मिली, जहाँ पे इंडिया की एक तरीके से सैनिक हार होती है, मिलिट्री हमारी वहाँ पर हार जाती है चाइना के साथ कई फ्रंट्स पे, एंड हमारे काफ़ी सारे जो टेरिटरी है वो चाइना ऑक्यूपाई कर लेता है, ओके। एंड साउथ जो चाइना है, साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनमें अपना दबदबा बनाना चाहता है इंडिया को टैकल करने के लिए, ठीक है। एंड साउथ चाइना सी को लेके भी प्रेजेंट डे काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं, एंड इंडिया बे ऑफ बंगाल में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहता है, जिसकी वजह से श्रीलंका वो अपने डेट में फंसा के हमनटोटा पोर्ट लिया उसने वहाँ पर इंडियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल में अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए, इंडिया को टैकल करने के लिए। एंड दूसरी तरफ बात की जाए जो चाइना, जो कल्चरल लेवल पे बात की जाए, तो इंडिया हमारा पहले काफ़ी अच्छा एक तरीके का वातावरण था, हम बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट था, काफ़ी फ्रेंडली एनवायरनमेंट था पहले, ठीक है। जो चाइनीज़ रॉयल फैमिलीज़ हुआ करती थी एंड जो इंडियन रॉयल फैमिलीज़ हुआ करती थी, हिंदी चीनी भाई भाई की हम बात करते थे, ठीक है। बौद्ध धर्म को लेके वहाँ पे बात हो रही थी, तो पहले ऐसा लगता था कि काफ़ी अच्छा रिलेशन होने वाले हैं। एंड जो नेहरू पंचशील का सिद्धांत लेकर आते हैं, तो ये बड़ा मिस्टेक हुआ एक नेहरू से, ठीक है, PM नेहरू से, कि उन्होंने चाइना को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करा, उसके इंटेंशंस को समझा नहीं। वो हमारा जो दूसरी बुक है उसके चैप्टर में हम इसे अच्छे से कवर करेंगे, अभी इतना समझें आप, ठीक है। तो इंडिया के साथ जो मेन हमारा एक ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, हमें व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा होता है। सेकंड नंबर पे 2015-16 के अंदर हमारे 10% के अराउंड ओवरऑल ट्रेड का चाइना के साथ था, बट इसके बदले हम कितना ट्रेड कर रहे थे, हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है। 60 से 70% ट्रेड डेफिसिट था उस टाइम पर चाइना के साथ हमारा। 1950 में तिब्बत को हड़प लेता है चाइना, जो कि एक बफर स्टेट हुआ करता था चाइना और इंडिया के बीच। तिब्बत उसे खा जाता है पूरा, अपना एक प्रोविंस बता देता है कि ये तो मेरा एक राज्य है, उसको हड़प लेता है वहाँ पर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, इन इलाकों में घुसपैठ है चाइनीज़ आर्मी की, ठीक है, PLA की, तो वो काफ़ी सारा प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पर। एंड यहाँ पे एक कार्टून आपको दिख रहा होगा, ठीक है, द ग्रेट वॉल एंड ड्रैगन आर टू सिंबल्स मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद चाइना। ये जो वॉल है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, आपने सुना हो, दुनिया की सबसे बड़ी दीवार, ठीक है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वो, एंड ड्रैगन आप वहाँ का एक सिंबल है चाइना का, ठीक है, उसको यानी माओ दिखा रखा है कि माओ उसको गाइड कर रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। एंड अभी एक क्वेश्चन मैंने दिया था रिसेंट एग्जाम में से रिलेटेड, ठीक है, तो ये वर्ल्ड में आज चाइना कहाँ स्टैंड करता है, तो हम बोल सकते हैं यूएसए के बाद अगर कोई सुपर पावर है हमारे सामने तो वो चाइना है। ओके, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड 1962 की जो इंडो चाइना वॉर होती है उसके बाद से हमारे रिलेशन काफ़ी ख़राब रहे चाइना के साथ। 1976 तक तो हमने कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखा चाइना के साथ, ठीक है। फिर 1981 के अंदर जो सीमा विवाद समाप्त करने के लिए वार्ताएं एक तरीके से हमने डायलॉग ओपन करा 1981 से। एंड दिसंबर 1988 के अंदर राजीव गांधी चाइना का दौरा करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, विजिट करते हैं चाइना को। एंड उसके बाद 2014 के अंदर शी जिनपिंग भारत आते हैं, 2019 में दोबारा आते हैं वो, ठीक है, समिट्स के लिए ज़्यादातर। एंड 2014 में वो विजिट करते हैं ऑफिशियली, दिल्ली आते हैं। 2019 के अंदर वो चेन्नई यानी उस तरफ विजिट करते हैं। 2015 के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी चाइना जाते हैं। एंड 2017 में भी जाते हैं 9th ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए। एंड 2018 के अंदर एससीओ समिट को अटेंड करने के लिए फिर से जाते हैं। तो अब तक ये दौरे हो चुके हैं। एंड करंट जो सिचुएशन है, हमारा जो व्यापार है वो बढ़ तो रहा है चाइना के साथ, मगर व्यापार घाटा भी उसके साथ बढ़ रहा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है काफ़ी ज़्यादा। एंड अभी भी जारी है हमारा जो डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है चाइना के साथ, वो है। चाइना आज की डेट में एक काफ़ी बड़ा जाइंट बन चुका है फाइनेंशियली, इकोनॉमिक पावर के तौर पे हम उसे देखें तो। एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका में अपनी पकड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर रहा है। इसका सिंपल सा फंडा है, डेट दो, कर्जा दो, और ना चुका पाए देन अपने जो फ़ायदे के लिए एक्सप्लॉइट करो उन कंट्रीज़ को। तो चाइना का ये मॉडल है। एंड उसके बाद बात की जाए साउथ चाइना सी, इसमें काफ़ी ज़्यादा अपना ये एक तरीके का बोल सकते हैं दखल बढ़ा रहा है, ठीक है। फिलीपींस, मलेशिया, इन कंट्रीज़ के साथ लेके इसका थोड़ा डिस्प्यूट भी रह रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया को वहाँ पे एक नज़र में आता है। इंडोनेशिया, इन सब कंट्रीज से इंडिया के रिलेशन बेटर हो रहे हैं, क्योंकि हम भी टैकल करना चाहते हैं चाइना को यहाँ पर, ठीक है। जो इसकी सी ऑफ पर्ल्स एक तरीके का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल एक पॉलिसी है चाइना की इंडिया को टैकल करने के लिए हिंद महासागर के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर। तो हमने भी इंडोनेशिया के अंदर अपना बेस वगैरह तैयार किया है वहाँ की गवर्नमेंट की हेल्प से। तो वो ज़रूरी है चाइना को टैकल करना वहाँ पर। अब आगे चलते हैं चैप्टर के अंदर। एंड यहाँ पर एक पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर बिम्स्टेक के बारे में, ठीक है। सार्क हुआ करता था, एक 8 दिसंबर 1985 को इस्टेब्लिश हुआ था, काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था। बट इस्लामाबाद में इसकी मीटिंग होनी थी 2019 या 16, एक बार आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, ठीक है, तब। बट ये वो मीटिंग हो नहीं पाई, बायकॉट कर दिया उस मीटिंग को इंडिया एंड काफ़ी सारी और कंट्रीज़ ने, ठीक है। ये टेररिज्म का काफ़ी वहाँ पे डर था उस टाइम पर, जिसके चलते ये हुआ कि सार्क डिसफंक्शनल हो गया, तब से कोई फंक्शन नहीं कर पा रहा। बट उसकी जगह यहाँ पर बिम्स्टेक ने लिया है, ठीक है। बिम्स्टेक है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इंडिया की पॉलिसी है इंडियाज़ नेबर फर्स्ट पॉलिसी, कि जो इंडिया का पड़ोस है, भारत का पड़ोस है, वो पहले है हमारे लिए। यहाँ पर जो बिम्स्टेक है ये इस्टेब्लिश किया गया था 6 जून 1997 को, 6 जून 1997 के अंदर। एंड जो इसका सेक्रेटरीट है वो ढाका बांग्लादेश के अंदर है ना। अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश के अंदर भी हालात बुरे हैं। लेट्स सी क्या फ्यूचर होगा बिम्स्टेक का, किस तरीके से डील करेगा इंडिया इन सब के साथ, तो वो चीज़ें देखने वाली होगी। क्योंकि शेख हसीना की गवर्नमेंट रहती है, देन बांग्लादेश फेवर करता है वहाँ पे। अब थोड़ी सी पॉलिसीज उस तरीके की बनती है जो इंडिया को फेवर करती है। बट जब खालिदा जिया की सरकार आती है देन वो प्रो चाइना कार्ड ज़्यादा प्ले करते हैं, ठीक है। वो बाद की बात है, बट अब बिम्स्टेक को थोड़ा समझते हैं। तो बिम्स्टेक के जो 7 मेंबर हैं स्पेशली, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ठीक है। ये डिपेंड करते हैं बे ऑफ बंगाल पे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। जो नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसको नीड है अपने पोर्ट्स वगैरह के शिपमेंट के लिए, ठीक है, ट्रांजिट चाहिए उसे, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं उसे बे ऑफ बंगाल में, अपना कोलकाता हुगली पोर्ट है वहाँ से, ठीक है। एंड जो ऑब्जेक्टिव है टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाना बिम्स्टेक का। तो आप ये समझ पाए होंगे थोड़ा बहुत बिम्स्टेक के बारे में। और थोड़ा सा बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में, ठीक है। ब्रिक्स है 2009 रशिया के अंदर बनता है। आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना जो ये सिंबलाइज किसको करता है। ब्रिक्स जो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। एंड साउथ अफ्रीका से बाद में जुड़ा है 2011 से। इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसके जो ऑब्जेक्टिव है कि एक दूसरे की सहायता करना, आर्थिक सहायता करना, डेवलपमेंट, कोई ऐसी पॉलिसी ना बनाना जिससे नुकसान हो। बट आप देखेंगे चाइना यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है इंडिया एंड चाइना के बीच।
क्योंकि चाइना नहीं चाहेगा इंडिया को फ़ायदा हो, बट इंडिया की प्रेजेंस ज़रूरी है इन सब ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है, चाइना को टैकल करने के लिए। एंड यहाँ पे मल्टीपोलर वर्ल्ड एक तरीके से जो ब्रिक्स है वो सिंबल करता है मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर, देखिए शो करता है एक, क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं ये, ठीक है, एक इकोनॉमिक फोरम है एक तरीके का। एंड इसकी एनुअल समिट होती है, बट कोई एज सच इसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वैसे ये, ठीक है, एनुअल समिट्स होती है इसकी। अब बात करते हैं जापान के बारे में। जापान जो है OECD का मेंबर रहा है 1964 से, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एक ये कार्टून है, सॉरी इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ये माओज लिटिल रेड बुक, ठीक है। तो माओ के जो स्पीचेस थे, उसके कोट्स थे, उसके थॉट थे, वो एक छोटी सी बुक में शामिल किए गए। पहले ये चाइनीज़ आर्मी के लिए, PLA के मेंबर्स के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर्स के लिए बनाई गई थी, बट बाद में ये पूरे चाइना के लोगों पे थोप दी गई कि आप इसे पढ़ें एंड इसको अमल में लाने की कोशिश करें। एक कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था चाइना के अंदर, ठीक है, तब ये पूरे चाइना में डिस्ट्रीब्यूट की गई और हर चाइना सिटीजन के लिए के पास ये हुआ करती थी, ठीक है। एंड जो माओ के फॉलोअर हुआ करते थे, माओ की आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, तब ये सब, ठीक है। तो ये चाइना के कम्युनिस्ट रजीम को शो करता है और ये अभी आज का जो चाइना है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये हु दिखाए गए हैं यहाँ पर, यानी ये उनकी कैपिटलिस्ट रेड पावर टाई, कि भाई ये जो पैसा आया है उसको दिखाया, सूट बूट है, एक तरफ माओ सूट है। माओ ने क्या करा था कि माओ सूट पहनना कंपलसरी कर दिया था सबके लिए चाइना के अंदर, ठीक है। तो अभी ये प्रेजेंट डे जो चाइनीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, ओपन डोर पॉलिसी के बाद का चाइना ये चाइना है, ठीक है। अभी ये जो साइकिल आपको दिख रही है, ये साइकिल भी उस तरीके की है। मेन जो फोर्स होता है साइकिल को चलाने के लिए, हम पेडल से पावर देते हैं, पिछले पहिए पे जाता है, तो वो एक इकोनॉमिक फोर्स है, ठीक है। एंड जिसके सारे जो चाइना का कम्युनिज्म है, कम्युनिस्ट रजीम है उसकी, वो चल रही है, यहाँ पे ये दिखाया गया है। ओके, क्लियर है। तो ये था यहाँ पर, इसको डुअलिटी बोला गया है, ठीक है। एक तरीके का, अब डुअलिटी होता है ना कि डुअल पर्सनैलिटी हम बोलते हैं किसी के बारे में, कि दो पर्सनैलिटी है उसकी, तो वही चीज़ यहाँ पे चाइना ये कार्टून रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये साइकिल है, जो लार्जेस्ट यूजर ऑफ बाइसिकल इन द वर्ल्ड, क्योंकि जो चाइना है दुनिया में सबसे बड़ा साइकिल इस्तेमाल करने वाला देश है। एंड उसकी साइकिल को चला कौन रहा है, मेनली एक फोर्स चला रही है, इकोनॉमिक फोर्स, उसकी डेवलपमेंट को शो करता है। एंड जो उसको लीड कर रहा है उसका रिजीम, क्योंकि हैंडल से हम लीड करते हैं ना, डायरेक्शन देते हैं, बट फोर्स यहाँ से आता है, तो फोर्स आ रहा है यहाँ से। एंड जो डायरेक्शन हो रही है वो कम्युनिस्ट रिजीम उसको प्रोवाइड कर रही है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ पे शो करता है। रिलेशंस की हम बात कर चुके हैं, चाइना रिलेशंस, ठीक है। शी जिनपिंग एंड नरेंद्र मोदी की जो विजिट्स हुई है वो सब बात हो चुकी है। जापान की बात करते हैं थोड़ा, तो अब हम बात करते हैं जापान के बारे में। जापान OECD का मेंबर रहा है 1964 से। OECD की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओके। एंड 2017 में वर्ल्ड के अंदर जो जापानीज इकोनॉमी थी वो 3rd नंबर पे थी, एंड प्रेजेंट डे 2024 के अंदर 4th है, एंड इंडिया 5th पर है। 4.1 ट्रिलियन के साथ जापान 4th है, एंड 3.93 ट्रिलियन के साथ इंडिया 5th पर है। जो पॉपुलेशन वाइज जापान 10th पर है पूरे वर्ल्ड के अंदर, एंड जो UN बजट में 10% फंडिंग करता है जापान, तो शो करता है जापान की इकोनॉमिक पावर को। एंड उसका आप बोल सकते हैं कि जो उसका लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन है UN के अंदर, शायद अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे है, या चाइना के बाद तीसरे नंबर पे हो सकता है, ठीक है। 2nd या 3rd पर है UN के बजट में कंट्रीब्यूट करने के मामले में जापान। 1951 में USA के साथ इन्होंने एक तरीके का हम बोल सकते हैं एग्रीमेंट साइन किया, सिक्योरिटी एग्रीमेंट, कि जो बॉर्डर्स हैं जो जापान को प्रोटेक्ट करेगा, आर्मी मिलिट्री सपोर्ट देगा, एक तरीके का जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है, सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है, इस एग्रीमेंट के थ्रू USA ने ली 1951 के अंदर। जो जापान का आर्टिकल 9 है वो कहता है कि जापान कभी भी फोर्स यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। जापान एक इंपीरियल पावर हुआ करता था, एंड जो जापानीज सोल्जर्स थे वो अपने सनक के लिए फेमस थे, ठीक है। समुराई वो कल्चर फॉलो किया करते थे, सोर्स रखा करते थे, हेड चॉप करना कॉमन प्रैक्टिस थी इनके लिए। एंड चाइना के अंदर तो काफ़ी बुरा आतंक मचाया हुआ था जापानी सोल्जर्स ने 2nd वर्ल्ड वॉर के अंदर, ठीक है। तो वो बाद की बात है, वो आप आराम से फुर्सत में हम क्लास में कभी डिस्कस कर लेंगे, पढ़ लेंगे। फिर अब बात करते हैं जो जापान आज की डेट में एक बड़ी पावर है, उसको रिप्रेजेंट करती है उसकी बड़ी कंपनियाँ, सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, माजदा, ये सब बड़ी जापानीज कंपनियाँ हैं जो दिखाती है जापान के स्ट्रेंथ को, ठीक है। एंड जापानीज टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर मानी जाती है,
ठीक है, ट्रस्ट करते हैं लोग, रिलाई करते हैं जापानीज टेक्नोलॉजी के अंदर, तो यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी कि रोबोट दिख रहा है, इसका नाम असीमो है, ठीक है। ये जो दुनिया का सबसे एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट बोला जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जिक्र है। तो ये जापान हो गया। साउथ कोरिया पर आते हैं, साउथ कोरिया की बात करते हैं। रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये अलग अलग हैं दोनों, ठीक है। जो साउथ कोरिया है उसका नाम है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, एंड जो डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है वो नॉर्थ कोरिया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एंड जो 38 पैरेलल है, ठीक है, वो इन दोनों को अलग करती है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया को। पहले एक हुआ करते थे नॉर्थ कोरिया, फिर कम्युनिस्ट रजीम में चला गया। साउथ कोरिया जो यूएसए वाली तरफ है, एक आप बोल सकते हैं कि एक कैपिटलिस्ट, एक लिबरल सोसाइटी, डेमोक्रेसी वहाँ पर है, ठीक है। एंड जो इनका बॉर्डर है उसको 38 पैरेलल के नाम से जाना जाता है। ये आप याद रखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स पूछा गया है काफ़ी बार इसको, ठीक है। 1950-1953 यहाँ पे कोरियन वॉर देखने को मिलती है, 1950 to 53। उसके बाद ये स्प्लिट होता है। सितंबर 1991 के अंदर दोनों जो कोरिया है वो यूएन के मेंबर बनते हैं, 17 सितंबर 1991 के अंदर, ओके। साउथ कोरिया 1960 to 80 अपने यहाँ पर एक तरीके का इकोनॉमिक पावर जो हम बोल सकते हैं उसको वहाँ पे फास्ट करता है, एक बनने की उसमें राह में बढ़ता है। एंड जिसको बोला जाता है, वहाँ पे एक रिवर बहती है, हान, ठीक है। मिरेकल ऑन हान के नाम से जाना जाता है। जैसे साउथ कोरिया इमर्ज हुआ ना ग्लोबल सिनेरियो के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। ये हान रिवर आपको दिख रही होगी, हान नदी पर चमत्कार बोला जाता है। जिस तरीके से इमर्ज हुआ साउथ कोरिया, उसके पावर बढ़ी एक तरीके से, ठीक है। इकोनॉमिक हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, ठीक है। वो OCED का मेंबर बनता है 1996 के अंदर। एंड OCED वही ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। 11th इकोनॉमी है वर्ल्ड की 2016 के अकॉर्डिंग साउथ कोरिया, एंड काफ़ी छोटा देश है। HDI रैंक की बात करें, ह्यूमन वहाँ पे जो रैंक है 18th रैंक है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर 18th रैंक पर है, जो काफ़ी बड़ी बात है। सैमसंग, LG, Hyundai, ये किया, ये सब कोरियन ब्रांड्स हैं, यानी काफ़ी फेमस कोरियन ब्रांड्स हैं इंडिया के अंदर। स्पेशली आकाश, हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो LG के प्रोडक्ट्स काफ़ी रिलायबल माने जाते हैं, ओके। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर।